नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने प्री रोमांटिक पीरियड के बारे में ओवरव्यू लिया था कि उस पीरियड का पोइट्री और प्रोज के फॉर्म्स कैसे थे और वो किस तरह से न्यू क्लासिसिज्म से डिफरेंट था और किस तरह से उसने रोमांटिसिज्म के लिए ग्राउंड तैयार किया था। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम उस टाइम की जो मेन पोइट्री और प्रोज के जो फॉर्म्स थे उसको डिस्कस करेंगे। उसके बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, जिसे कहते हैं द पोइट्री ऑफ मेलंकली। तो ग्रेवयार्ड क्या होता है, यानी ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। या फिर द पोइट्री ऑफ मेलंकली, मेलंकली मतलब इंसान उदास होता है, तो उससे रिलेटेड जो पोइट्री थी उसको द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में इंक्लूड किया गया था। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई, जब एक इंसान कब्रिस्तान में जाता है तो उसको कैसा फील होता है। तो डर को साइड में कर दो क्योंकि वो गॉथिक में आ जाता है। तो फील होता है कि भाई मैन इज़ अ मॉर्टल बीइंग, मतलब इंसान नश्वर है, या यूँ कहे कि दुनिया में हर एक चीज़ नश्वर है। तो पहली फीलिंग आती है कि डेथ की, कि मृत्यु होती है। दूसरी आती है कि इंसान मॉर्टल है, यानी कि वो नश्वर है, इस चीज़ की भी आती है। तीसरी आती है फिर हमें ये लगता कि हम सारे सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, अपना फैमिली एमली। तो मतलब नॉस्टैल्जिक भी होता है। नॉस्टैल्जिक मतलब अपने जो पुराना जो बीता हुआ समय होता है उसको याद करना, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो नॉस्टैल्जिक भी होता है। तो इसको हम आगे से डिफाइन कर रहे हैं। द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स refers to a group of 18th century poets whose works dealt with the themes of death, sorrow and mortality। तो ग्रेवयार्ड स्कूल के जो पोइट्स थे वो 18th सेंचुरी के लास्ट में या 1740s 50s के बाद में आए थे। और वो लोग जो लिखते थे वो किससे रिलेटेड होते थे, जैसे मैंने बताया है कि वो डेथ से यानी मौत से, दुख से और नश्वरता यानी मॉर्टेलिटी से रिलेटेड होते थे। A development in the direction of Romanticism took place towards the middle of the century with an influential group of poets known as the Graveyard School। तो जो रोमांटिसिज्म का ऐसे बोल सकते हैं डेवलप की डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट हुआ, वो उसका जो मेन थीम बोल सकते हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके लिए जो बेसिक ग्राउंड तैयार होता है वो ग्रेवयार्ड स्कूल से और गोथिक लिटरेचर से स्टार्ट होता है, जो कि 18th सेंचुरी के बीच में आया था। बिकॉज ऑफ देयर मेलंकली, और उन्होंने कैसे तैयार किया कि वो जो इंसान की जो भावनाएं थी दुखी होने की, मृत्यु के डर की, उनको उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो रोमांटिसिज्म में वैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वो अपनी फीलिंग को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर मेलंकली टोन एंड द चॉइस ऑफ सिमेट्रीज, टॉम्स, ruins, desolate landscapes and stormy skies एज द सेटिंग्स फॉर देयर पोएम्स। क्योंकि उन्होंने मतलब कब्रिस्तान को, टॉम्स बोलते हैं वो जो मकबरे बनाते हैं उनको, जो उजाड़ है, रूम्स मतलब उजाड़, डेसोलूट लैंडस्केप मतलब उजड़े हुए जो जगह होती वो, इन सब को अपनी पोएम का सेटिंग बनाया था। द मेन रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स ऑफ दिस स्कूल आर एडवर्ड यंग एंड थॉमस ग्रे। और इस ये जो फॉर्म है द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, इसके जो मेन रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो इसको प्रेजेंट करते थे वो दो राइटर्स थे मेनली, एक तो एडवर्ड यंग और दूसरे थे थॉमस ग्रे। दिस पोइट्री फॉर्म नॉट ओनली इनकॉर्पोरेट्स मेलंकली, ये सिर्फ उदासी को ही अपने अंदर मतलब अपनी पोइम में सिर्फ एक उदासी को ही व्यक्त नहीं करते हैं, बट एक्सपेंड द रेंज ऑफ इमोशन रिस्पॉन्सेज टू डेथ। मतलब और साथ पर ये इसमें जो है ना डेथ से रिलेटेड जितने भी भावनाएं होती, मृत्यु से रिलेटेड, उनको सबको इसने अपने में इंक्लूड किया था इस पोइट्री फॉर्म में। जैसे कि ग्रीफ यानी कि दुख को, टेंडरनेस मतलब कोमलता, या फिर जैसे फूल मुरझा जाता है तो जैसे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोमल होता है तो मुरझा जाता है, वैसे ही इंसान के लिए भी है कि इंसान भी नश्वर है तो वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। टीयरफुलनेस मतलब दुखी होते थे इंसान, बहुत ज़्यादा रोता है वो। नॉस्टैल्जिक जैसे बताया, बीतते हुए जो समय बीत चुका है उसको याद करके दुखी होना। एंड अदर स्टेट्स ऑफ माइंड, और दूसरी तरह की भी अपने दिमाग की जो स्टेट्स होती है, मतलब जो भी भावनाएं आती है, जो भी स्टेट्स होती है उसको व्यक्त करना। Next is much of the poetry of the graveyard school can be seen as a response to and development from the disease of the 17th century melancholy। और इसमें यह है कि इसमें जो ग्रेवयार्ड स्कूल की पोइट्री थी वो सबसे ज़्यादा किसका रिस्पॉन्स था, 17th सेंचुरी में जो डिजीज़ आई थी। जैसे ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन हुआ था 17th सेंचुरी में, जिसमें काफ़ी ऑलमोस्ट आधी 1/4 ऑफ पॉपुलेशन
कि लंदन की जो पॉपुलेशन थी उसकी 1/4 एक्सटेंस हो गई थी, मतलब मर गए थे आधे लोग इनमें से ऑलमोस्ट। तो वो उसकी रिमेम्बरेंस साथ में उस टाइम में फिर 18th सेंचुरी में कॉलेरा, टाइफाइड और ये स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ मौत होने लगी। तो क्योंकि लोगों ने इतनी सारी मौतें देखी तो एक मलंकली, जैसे एट प्रेजेंट अपन सोच, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है, जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो अभी सब लोग डरे हुए रहते हैं, सबको मतलब अंदर से सबको बेचैनी सी महसूस होती है, उदासी महसूस होती है, क्योंकि कोरोना से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो उसको हम अभी की जो सिचुएशन है उससे हम रिलेट कर सकते हैं उस टाइम को, कि उस टाइम में जब वो ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन आई थी, लंदन में प्लेग फैला था, कॉलेरा, टाइफाइड और चिकन स्मॉल पॉक्स जब आए थे और उनका कोई वैक्सीनेशन या कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो उस टाइम सब लोग डर गए थे, उनमें सब में मॉर्टलिटी मतलब नश्वरता का भाव आ गया था, सब उदास हो गए थे, सबके अंदर ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म होने वाला, ऐसी फीलिंग आने लग गई थी। तो उस चीज़ को इसमें डिफ़ाइन करते थे। एडवर्ड यंग्स मास्टरपीस इज़, एडवर्ड यंग ने एक पोएम लिखी थी, काफ़ी रिलीजियस पोएम है, जिसका नाम है नाइट थॉट्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड इमॉर्टलिटी, अ लॉन्ग रिलीजियस पोएम इन 9 बुक्स, जो कि 9 बुक्स में थी, इन विच द पोइट स्पीक्स अबाउट द वैनिटी ऑफ ऑल अर्थली जॉयज़, जिसमें उसने बताया था कि जो जितने भी सांसारिक को बोलते हैं जॉयज़ है, मतलब अर्थली जॉयज़ हैं, वो सब वैनिटी है, मतलब किसी काम की नहीं है, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। एंड टॉम्स earthly joys and Tom became the symbol of death and immortality, and death is considered the supreme consolation of man। और जो जितने भी अर्थली जॉय वो सब वैनिटी थी, वैन थी, मतलब कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का, एकदम व्यर्थ की बातें थी। और टॉम यानी जो मकबरे थे वो डेथ के सिंबल बन गए थे, और इमॉर्टलिटी मतलब नश्वरता के सिंबल बन गए थे। और जो मृत्यु है उसी को इंसान का सबसे बड़ी सांत्वना मानी जाती थी। सांत्वना इन सेंस कि मृत्यु से इंसानों के जो दुख है उसका अंत हो जाता था, तो सबसे बड़ी कंसोलेशन होगी उस टाइम के लिए कि भाई इंसान परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो लास्ट में जाके वो मर जाए तो उसको वो सांत्वना मिल जाती है। द ग्रेवयार्ड पोइट्री विथ इट्स डिपिक्शन ऑफ ग्रेव्स, churchyards, night, death, and ghost has also been as laying the groundwork for Gothic literature। तो ग्रेवयार्ड पोट्री में ग्रेव्स को डिपिक्ट किया नहीं, बताया है, ग्रेव्स को, कब्रों को बताया है, गिरजाघरों को, चर्चयार्ड्स को बताया है, रात को बताया है, मौत को दर्शाया है, साथ में भूतों को भी दर्शाया है। तो ये एक लेइंग ग्राउंड वर्क था गोथिक लिटरेचर के लिए। तो मेनली इससे हम समझते हैं कि ग्रेवयार्ड पोइट्री मतलब इंसान की नश्वरता, मौत से, उसकी उदासी से, उससे रिलेटेड, मौत से रिलेटेड जितनी भी जो फीलिंग्स आती है कि इंसान में, उनको इन जो राइटर्स थे जैसे कि एडवर्ड यंग और थॉमस ग्रे ने अपनी पोइम्स में डिपिक्ट किया था। नेक्स्ट है प्री रोमांटिक प्रोज। भाई रोमांटिक पीरियड से पहले जो प्रोज कैसे लिखे गए थे उसके बारे में है। द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, लास्ट के जो 18th सेंचुरी की मतलब ऑलमोस्ट 1760-70 से मान अप टू 1800 तक मान सकते हैं, वहाँ तक जो प्रोज लिखे गए वो इस टाइप के थे। There are a few interesting novelists during the last 30 years of century। प्रोज में नॉर्मली इस टाइम में नॉवल को इंक्लूड किया गया था, तो लास्ट के जो 30 साल में जो नॉवलिस्ट थे वो बहुत ही कम थे। द नॉवल डेवलप अमंग 3 मेन लाइन्स, 3 तरह की थी नॉवेल्स लिखी गई थी, 3 टाइप्स की लाइन्स, मतलब 3 टाइप की 3 फॉर्मेशन थी उनकी। देयर इज़ द नॉवल ऑफ मैनर विथ ए स्ट्रॉन्ग बेंड टूवर्ड्स सेंटिमेंटलिज्म, सेंसिबिलिटी एंड मेलोड्रामा। इंसान नॉवल ऑफ मैनर जिसमें कि इंसान की सेंटिमेंट्स को और जो मेलोड्रामा होता है उसको इंक्लूड किया गया था। द सेकेंड वन इज़ द गॉथिक नॉवल, गॉथिक, और जो सेकेंड वन नॉवल थी जो टाइप था वो था गॉथिक नॉवल का, जिसमें कि हॉरर टाइप की थी। एंड द थर्ड वन इज़ द नॉवल ऑफ डॉक्टर राइन विथ इज रिप्रेजेंटेटिव द फिलोसोफर विलियम गॉडविन, जिसका जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे फिलोसोफर विलियम गॉडविन थे, who wrote a political treatise inspired by communist and anarchist ideals which influenced the early and the Coleridge, जिन्होंने कि anarchist और communist को influence हुए, उनसे related वर्क लिखे थे। Godwin in his works usually show the tyranny of the powerful members of the community against other poor people who has less privileges than themselves। तो उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे थे, मतलब किससे रिलेटेड वर्क लिखे थे? उन्होंने लिखे थे कि जो कम्युनिटी में, किसी भी समाज में जो हाई रैंक पे लोग थे, उनका जो टायरनी थी, उनको वो पावर, अपने वो जो क्रूरता किस तरह से
अपनी जो नीचे वाले लोग थे उन पे वो किस तरह से क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे, उन्होंने इस चीज़ को अपनी जो नॉवेल्स थी या जो भी वर्क था उसमें डिपिक्ट किया था ना। अब लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी मतलब किसी की भावना को समझना या फिर उससे रिलेटेड चीज़ थी। लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी रेफर्स टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी विच फोकस्ड ऑन फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी एंड सेंसिबिलिटी। जो ये लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी था, ये एक इस टाइप का लिटरेचर था जिसमें सिंपैथी यानी कि सांत्वना या एंड सेंसिबिलिटी और किसी की भावना को समझने के सेंस होने को उस चीज़ से रिलेटेड था ये लिटरेचर। हियर सेंसिबिलिटी मीन्ड एन एबिलिटी टू इमोशनली रिस्पॉन्ड टू ब्यूटी एंड सब्लिमिटी। यहाँ पर जो सेंसिबिलिटी का मीनिंग है कि आप में किसी ब्यूटी और सब्लिमिटी को इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से आप उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सके, उसका मीनिंग यहाँ पे है। द फर्स्ट नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी इज़ रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन पैमेला इन 1714। जो इसकी फर्स्ट नॉवल थी, नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी, वो सैमुअल रिचर्डसन ने लिखी थी, पैमेला नाम है उसका, और वो 1740 में पब्लिश हुई थी। नाउ द गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल का हम ऐसे समझ सकते हैं, गोथिक मतलब जितनी भी हॉरर स्टोरीज़ थी इसमें इंक्लूड होती थी। तो गोथिक वर्ड जो है वो जर्मनिक लैंग्वेज से आया था। गोथिक इज़ डिफाइंड एज एन ईस्ट जर्मनिक लैंग्वेज और एन आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द 12th थ्रू 16 सेंचुरीज़। गोथिक इसको हम एक तो इस जर्मनिक लैंग्वेज को गोथिक लैंग्वेज भी बोलते थे, और या फिर उस टाइम के जो आर्किटेक्चर था 12 से 16वीं शताब्दी के बीच में, उसको गोथिक आर्किटेक्चर बोलते थे। गोथिक लिटरेचर इज़ डिवोटेड टू स्टोरीज ऑफ फियर, हॉरर एंड सुपरनैचुरल। गोथिक लिटरेचर का जो भी जितना भी स्टोरीज थी उसमें डर था, हॉरर था और सुपरनैचुरल मतलब अलौकिक चीज़ें थी। अलौकिक चीज़ें मतलब जो असली नहीं थी, बियॉन्ड अर्थ थी। नेक्स्ट, गोथिक आर्किटेक्चर और पॉइंटेड आर्किटेक्चर इज एन दैट फ्लरिश्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द हाई एंड द लेट मिडल एजेस। इट इवोल्व्ड फ्रॉम रोमांस्क्यूज आर्किटेक्चर एंड वाज सक्सीडेड बाय रेनेसां आर्किटेक्चर। ये जो गोथिक आर्किटेक्चर था, जैसे पॉइंटेड आर्किटेक्चर मतलब नुकीले, जो इसके आँख होते थे वो नुकीले होते थे ऊपर से। आँख मतलब मकबरे मेहराम बोलते हैं जिसे, गुंबद टाइप के, तो वो आँख यानी पॉइंटेड होते थे वो। तो ये यूरोप में लेट और हाई मिडिल एजेस में डेवलप हुआ था ये आर्किटेक्चर, और रेनेसां आर्किटेक्चर भी इसी में इंक्लूड होता है। द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ गोथिक आर्किटेक्चर इज़ द पॉइंटेड और ओगिवल आर्च। इसमें जो पॉइंटेड आर्च होते हैं वो इसका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। इट रिप्रेजेंट द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। और ये जो लिटरेचर था वो इंसान की डार्क साइड को मतलब बुरे साइड को रिप्रेजेंट करता था। प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ गोथिक फिक्शन इंक्लूड टेरर, बोथ साइकोलॉजी एंड फिजिकली। और इसमें जो प्रोमिनेंट फीचर यानी कि मेन फीचर्स क्या थे गोथिक फिक्शन के, टेरर यानी डर, फिजिकली और साइकोलॉजी मतलब मानसिक और शारीरिक रूप के जितने भी दोनों टेरर होते थे, क्योंकि इंसान मानसिक रूप से ज़्यादा डरता है फिजिकली की बजाय, तो उन दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया था। मिस्ट्री यानी कोई रहस्य, द सुपरनैचुरल अलौकिक चीज़ें, गोस्ट भूत प्रेत, हॉन्टेड हाउसेस ऐसे घर जहाँ जो हॉन्टेड होते हैं, एंड गोथिक आर्किटेक्चर, कैशल्स, डार्कनेस, डेथ, डिके, मैडनेस, सीक्रेट्स एंड हेरिडिटरी कर्सेस। और जो कि अनुवांशिक कर्स होते थे यानी कि कर्स यानी शाप होते थे, उनको इसमें इंक्लूड किया गया। मतलब जितनी भी डरावनी चीज़ें होती है वो सब इसमें इंक्लूड की गई थी। द गोथिक नॉवल फ्लरिश टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। और ये 18वीं शताब्दी के अंत में फ्लरिश हुई थी। गोथिक लिटरेचर कैन नाउ कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ ए वर्ल्ड विच वॉज कॉन्सियस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। और गोथिक लिटरेचर को हम ऐसे भी कह सकते हैं जो सोशल इनइक्वालिटी उस टाइम इस्टेब्लिश हो गई थी, जिसकी वजह से इंसान मानसिक रूप से बीमार होने लग गया था या मानसिक डिप्रेशन में आ जाता है, तो फिर वो उसमें डर आना स्वाभाविक हो जाता है। द माइग्रेशन टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन हैज़ डिस्ट्रॉयड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंगल ह्यूमन बीइंग एंड मैन हैज़ बिकम ए स्लेव टू फोर्सेस ही कुड नॉट कंट्रोल। और क्योंकि उस टाइम ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी को ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में, काफ़ी प्रोग्रेस होने लगी, जिसकी वजह से विलेजेस से टाउन की ओर माइग्रेशन होने लग गया था। और क्योंकि आप जैसे अभी मैं एग्जांपल देती हूँ मुंबई का, अगर हम
मुंबई में जाए तो वहाँ पे एक इंसान की कोई कदर नहीं है, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है उसको, मतलब फील होता है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो डर, मानसिक बीमारी अपने आप इंसान पे हावी होने लग जाती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ बताई गई है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और वहाँ पे फिर एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया था लेबरर्स का, तो उनमें फिर यही हो गया कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा कि उनका अस्तित्व है कि नहीं है। तो वहाँ से फिर वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और एक डर की फीलिंग आने लग गई थी। सो वी कैन से दैट गोथिक सिम्बल्स आर ए डिनाउंसिएशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स. It has a curious heroine with a tendency to faint and a need to be rescued. और गोथिक लिटरेचर में नॉर्मली ये होता है कि एक क्यूरियस हीरोइन होती है जिसको जो सीक्रेट जगह होती है, वहाँ के जो मिस्ट्री होती है, उसको रिवेल करने का बहुत शौक होता है, मतलब जाके वो पता लगाना चाहती है कहाँ पे क्या हो रहा है। नॉर्मली अपनी हिंदी मूवीज़ की जितनी भी हॉरर मूवीज़ बना रखी है उनमें यही होता है कि एक क्यूरियस हीरोइन होती है, वो कहीं जाती है एक अननोन जगह पे, वहाँ पे फिर वो फंस जाती है और फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है। दे आर यूजली सेट इन वाइल्ड एंड सिनिस्टर लैंडस्केप एंड प्लेसेस. वाइल्ड मतलब किसी जंगली जगह पे, इन एंशंट कैशल्स ऑफ फुल ऑफ सीक्रेट पैसेजेस, जिसमें खूब सारे सीक्रेट पैसेजेस हो, मतलब खूब सारे गुप्त रास्ते हो. वे आर सुपर नेचुरल बींग लाइक वैम्पायर्स, मॉन्स्टर्स एंड गोड्स यूजुअली लिव, जहाँ पर वैम्पायर्स, मॉन्स्टर यानी कि शैतान और भूत प्रेत वगैरह नॉर्मली रहते हैं वहाँ पे. Their main characters are generally men. Their main characters are generally men with an obscure past or persecutors of beautiful, innocent and melancholy girls. और उनका जो मैन विलन या फिर कैरेक्टर होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जिसका जो पास्ट होता है वो धुंधला होता है, मतलब कुछ क्लियर नहीं होता उनके पास्ट में, और जो किसी सुंदर लड़की को सेलेक्ट करना चाहता है या फिर उसको परेशान करना चाहता है, ऐसा इंसान होता है. द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉवल इज हॉरेस वॉलपोल विथ हिज मास्टरपीस द कैसल ऑफ ऑटरेंटो दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ यूजरपर्स. और इसका जो इस टाइप का जो फर्स्ट नॉवल लिखा था हॉरेस वॉलपोल ने लिखा था, द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, जिसमें एक यूज़रपर की जो फॉल और राइज एंड फॉल्स की स्टोरी होती है, मतलब किस तरह से उसकी उन्नति होती है, कैसे उसकी अवनति होती है. परंतु जो इसके जो मेन जो राइटर है जिसने इसको लीड किया था वो थे एन रैडक्लिफ. इट वॉज ओनली विद एन रैडक्लिफ दैट द फैशन ऑफ द गोथिक नॉवल रीच इट्स फेम, जिससे कि गोथिक नॉवल उसकी हाइट पे पहुंचा था, अपनी ऊंचाई पे पहुंचा था. तो एन रैडक्लिफ जो 1764 में पैदा हुए थे और 1823 तक जिंदा थे. उनकी जो बुक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जिसको बहुत ज़्यादा फेमस है, वो द मिस्ट्री ऑफ अडोल्फो. इट्स एन मास्टरपीस. इट्स कंसिडर्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल थ्रिलर इन इंग्लिश लिटरेचर. इसको फर्स्ट सक्सेसफुल थ्रिलर मानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में. द मैन करेक्टर इज़ मोंटेनीज कैसल. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर. वो गॉथिक आर्किटेक्चर के हिसाब से ही था. A wild landscape surrounds this medieval place in an atmosphere of suspense, mystery and terror. आई होप कि आज के लेक्चर में आपको ग्रेवयार्ड पोइट्री, स्कूल ऑफ ग्रेवयार्ड पोइट्री उस टाइम में कैसे प्रोज थे, मतलब नॉर्मली किस तरह की नॉवेल्स लिखी गई थी, वो गॉथिक नॉवल समझ में आगे होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्री रोमांटिक पीरियड को फिर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उसको हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.